नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहले और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि थोपा गया जुल्म है एसआईआर, देश भर में अफरा तफरी मचा रखी है, चुनाव आयोग पर भड़के राहुल गांधी। खबर में आगे जिक्र होगा कि वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान की तैयारी में जुटी हरियाणा कांग्रेस, 14 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में महारैली। आगे आपको बताएंगे कि गृह मंत्रालय छीनने के बाद स्पीकर पर शुरू भयंकर रार, एनडीए में टूट के आसार। खबर में आगे जिक्र होगा कि दिग्विजय सिंह का दावा, बोले भाजपा के भ्रष्ट नेता ही चुनाव आयोग का कर रहे बचाव, 26 नवंबर को संविधान को बचाने के लिए होगी बैठक। और इसी के साथ आगे आपको बताएंगे कि एसआईआर के जल्दबाजी में अमल, नोटबंदी और कोविड लॉकडाउन की याद दिलाता है कांग्रेस का बयान। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। थोपा गया जुल्म है एसआईआर, देश भर में अफरा तफरी मचा रखी है, चुनाव आयोग पर भड़के राहुल गांधी। जी हां दोस्तों, देश भर के विभिन्न राज्यों में जारी एसआईआर प्रक्रिया के बीच हो रही बीएलओ की मौतों को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि एसआईआर के नाम पर देश भर में अफरा तफरी मचा रखी है। इसका नतीजा 3 हफ्ते में 16 बीएलओ की जान चली गई। हार्ट अटैक, तनाव, आत्महत्या, एसआईआर कोई सुधार नहीं, थोपा गया जुल्म है। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा कि चुनाव आयोग ने ऐसा सिस्टम बनाया है जिसमें नागरिकों को खुद को तलाशने के लिए 22 साल पुरानी मतदाता सूची के हजारों स्कैन पन्ने पलटने पड़े। मकसद साफ है, सही मतदाता थक कर हार जाए और वोट चोरी बिना रोक टोक जारी रहे। भारत दुनिया के लिए अत्याधुनिक सॉफ्टवेयर बनाता है, मगर भारत का चुनाव आयोग आज भी कागजों का जंगल खड़ा करने पर ही अड़ा है। अगर नीयत साफ होती तो लिस्ट डिजिटल, सर्चेबल और मशीन रीडेबल होती। चुनाव आयोग 30 दिन की हड़बड़ी में अंधाधुंध काम ठेलने के बजाय उचित समय लेकर पारदर्शिता और जवाबदेही पर ध्यान देता। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान की तैयारी में जुटी हरियाणा कांग्रेस, 14 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में महारैली। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान चला रही कांग्रेस अब 14 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली की तैयारी में जुट गई है। 29 नवंबर को 3 बजे इंदिरा गांधी भवन स्थित एआईसीसी मुख्यालय में बैठक बुलाई गई है। इसमें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में प्रस्तावित वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली की कार्य योजना पर विचार विमर्श किया जाएगा। तैयारियों को लेकर होने वाली बैठक में हरियाणा में पार्टी मामलों के प्रभारी बीके हरिप्रसाद, प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र, पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव एवं सांसद कुमारी सैलजा तथा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला, कांग्रेस कार्य समिति सदस्य एवं सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा, एआईसीसी सचिव तथा सह प्रभारी जितेंद्र बघेल और प्रफुल्ल गुड़ते विशेष तौर पर शामिल रहेंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल के अनुसार इस रैली का उद्देश्य चुनाव व्यवस्था में कथित धांधलियों और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर हो रहे हमले के खिलाफ देश भर में संदेश देना है। पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा का आरोप है कि भाजपा और चुनाव आयोग मिलकर चुनाव परिणामों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों को ठेस पहुंच रही है। लोगों ने भी फर्जी वोटरों को जोड़ने, विरोधी वोटरों को हटाने और बड़े पैमाने पर मतदाता सूची में हेराफेरी करने का गलत ठहराया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। गृह मंत्रालय छीनने के बाद स्पीकर पर शुरू भयंकर रार, एनडीए में टूट के आसार। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बिहार में नीतीश कुमार से गृह मंत्रालय छीनते ही न सिर्फ सरकार में बल्कि जनता के बीच ये चर्चा शुरू हो गई है कि नीतीश की ताकत बहुत कम हो गई है। तो वहीं दूसरी ओर एनडीए के अंदर खाने में भी भयंकर रार तकरार का दौर शुरू हो गया है। एक और जहां नीतीश लॉबी के सीनियर नेताओं ने बैठक कर फैसला लिया है कि स्पीकर का पद किसी भी कीमत पर जेडीयू के खाते में नहीं निकलना चाहिए, तो वहीं दूसरी ओर अंदर खाने से जो खबर आ रही है कि पीएम साहब के चाणक्य ने जो रातों रात मीटिंग के लिए ललन सिंह और संजय झा को बुलाया था, उस सीक्रेट मीटिंग में ये पहले ही तय हो गया था कि प्रेम कुमार ही स्पीकर होंगे, यानी कि ये पद पहले से ही बीजेपी के खाते में है। ऐसे में स्पीकर पद को लेकर भयंकर सिर्फ फुटबॉल के बीच एनडीए में टूट के आसार दिखाई देने लगे हैं। गृह मंत्रालय छीनने के बाद अचानक नीतीश लॉबी के नेता एक्टिव हुए हैं और स्पीकर को लेकर नई लड़ाई एनडीए में शुरू हो गई है। बिहार के विधानसभा चुनाव में एनडीए को बड़ी जीत मिली, बीजेपी को 89 तो जेडीयू को 85 सीटें मिली। तो ऐसा लगता कि शायद नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच बराबर का मामला रहेगा। शुरुआत में जो खबर आई उसमें भी कहीं ना कहीं इसका असर दिखाई दिया, क्योंकि बीजेपी बड़ी पार्टी होने के बाद भी सीएम का पद नीतीश कुमार को दे दिया। इससे पूरे बिहार और देश में मैसेज गया
कि शायद नीतीश कुमार पीएम साहब के चाणक्य को सबक सिखाने में कामयाब हो गए, क्योंकि जो बीजेपी पूरे चुनाव ये ऐलान करती रही कि वो चुनाव के बाद विधायक दल की बैठक में अपना नेता चुनेगी, तो आखिर में उसको नीतीश को अपना नेता चुनना पड़ा। लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार ने शपथ ली, ठीक कुछ ही घंटे बाद उनको जोर का झटका लग गया, क्योंकि नीतीश की पावर आधी या उससे भी कम हो गई है। उनसे नीतीश से गृह मंत्रालय छीन लिया गया है। हालांकि आपको बता दें कि ये बात जेडीयू के कुछ नेताओं को पहले से ही मालूम थी। अंदर खाने से खबर है कि नीतीश कुमार ने जब सम्राट चौधरी से उनके मंत्रियों की सूची मांगी और सम्राट चौधरी ने अपने विभाग के आगे गृह विभाग का नाम लिख कर दिया, तो जेडीयू में हड़कंप मच गया। खासतौर से नीतीश कुमार के करीबी नेताओं में तो काफी रोष देखने को मिला। लेकिन क्योंकि ये बात पहले से डील में फाइनल थी, तो इस वजह से आखिरी में ये हुआ। यहाँ इतना जरूरी था कि कुछ घंटे रार तकरार का दौर चला, लेकिन बाद में फिर से सब कुछ ठीक हो गया। आपको बता दें कि अभी सीएम, डिप्टी सीएम और विभागों के बंटवारे के बाद एक बड़ा पद स्पीकर का बचा है, जिस पर नीतीश लॉबी के नेताओं की नजर है। एनडीए के भीतर ये पद किसे मिलेगा, इसे लेकर दावेदारी और सक्रिय राजनीतिक कोशिशें तेज हो गई हैं। नीतीश लॉबी ने पूरी ताकत झोंक दी है और एक और जहां जेडीयू के सीनियर नेताओं ने बैठक की है, तो सीएम नीतीश कुमार से सीधे इस मामले में दखल देने की बात भी कही है। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में बताइए। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दिग्विजय सिंह का दावा, बोले भाजपा के भ्रष्ट नेता ही चुनाव आयोग का कर रहे बचाव। 26 नवंबर को संविधान को बचाने के लिए होगी बैठक। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस नेता एवं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने रविवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए भाजपा सरकार पर चुनाव को प्रभावित करने का गंभीर आरोप लगाया। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने पत्रकारों से बात करते हुए भाजपा पर भ्रष्टाचार और चुनाव को प्रभावित करने का आरोप लगाया और दावा किया कि भाजपा के भ्रष्ट नेता ही चुनाव आयोग का बचाव कर रहे हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि देश के 272 रिटायर्ड जजों, रिटायर्ड आईएएस और आईपीएस अधिकारियों से चिट्ठी लिखवाई। ये ऐसे लोग हैं जो खुद भाजपा के सदस्य हैं और आरएसएस से जुड़े हुए हैं। इन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। इनके घर पर करोड़ों रुपए मिले हैं। ये सभी चुनाव आयोग का पक्ष ले रहे हैं। लोकतंत्र के मुद्दे पर महत्वपूर्ण बैठकों और चर्चा करने की आगामी योजनाओं के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि पूरा चुनाव आयोग बेईमानी पर उतरा हुआ है। प्रधानमंत्री को इन बातों से खुद को अलग रखना चाहिए। मैं सभी से एक बात कहना चाहता हूं कि इस देश में लोकतंत्र और संविधान बचाने का समय आ गया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से हम सभी को निर्देश दिया गया है कि 26 नवंबर को भारतीय संविधान को बचाने के लिए बैठक बुलाएं, सभा करें, लोगों से चर्चा करें और बातचीत करें। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। एसआईआर का जल्दबाजी में अमल, नोटबंदी और कोविड लॉकडाउन की दिलाता है याद, कांग्रेस का बयान। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस ने विभिन्न राज्यों में बूथ स्तर के अधिकारियों की मौत को लेकर रविवार को भाजपा पर निशाना साधा। पार्टी ने आरोप लगाया कि काम का अत्यधिक बोझ बीएलओ और मतदान अधिकारियों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर रहा है। कांग्रेस ने दावा किया कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का जल्दबाजी में किया गया अमल नोटबंदी और कोविड-19 लॉकडाउन की याद दिलाता है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बीजेपी की वोट चोरी अब जानलेवा रूप ले चुकी है। उन्होंने एक्स पर एक मीडिया रिपोर्ट साझा की जिसमें दावा किया गया है कि मतदाता सूची के एसआईआर के दौरान 19 दिन में 16 बीएलओ की मौत हो चुकी है। खड़गे ने आरोप लगाया कि काम का अत्यधिक बोझ बीएलओ और मतदान अधिकारियों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दिल्ली में स्वच्छ भारत मिशन पर उठे सवाल, 90,000 करोड़ खर्च के बाद भी ये हाल। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली में स्वच्छ और प्रदूषण को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में वंदे भारत ट्रेन के बाहर बड़े पैमाने पर बिखरे कचरे को दिखाया गया है। ये दृश्य चिंताजनक इसलिए है क्योंकि सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन पर करीब 90,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, फिर भी राजधानी की सफाई पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि लोगों का गुस्सा और जवाबदेही की मांग, वीडियो वायरल होने के बाद ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लोगों में गुस्सा और नाराजगी देखी गई। नागरिक सरकार से ये सवाल पूछ रहे हैं कि इतनी बड़ी रकम खर्च होने के बावजूद शहर साफ क्यों नहीं है। लोग पैसे की पारदर्शिता और सफाई अभियानों की जवाबदेही की मांग कर रहे हैं। विशेषज्ञों और सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि हम अक्सर देश को माँ कहते हैं, लेकिन असल में इसे गंदा करते रहते हैं। गायों को माता कहकर कचरा खाने पर मजबूर किया जाता है और नदियों की पूजा करते हुए उन्हें प्रदूषण में डुबो दिया जाता है। प्रदूषण और नागरिक जिम्मेदारी। दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की आवश्यकता है, खासकर यमुना नदी की सफाई जैसे मुद्दे पर। यह भी बताया गया कि अंधविश्वास और गैर जिम्मेदार व्यवहार हमारे प्राकृतिक वातावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि बदलाव की शुरुआत हर व्यक्ति से होनी चाहिए। इसी बीच दिल्ली के अशोक विहार का एक और वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक खाली प्लॉट में आग लगी हुई दिखाई दे रही है। वीडियो में एक युवक प्रदूषण के बारे में जानकारी दे रहा है और कैप्शन में लिखा है,
अब समय आ गया है कि हम अपनी जिम्मेदारी लें और दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ मिलकर काम करें। आपको ये कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। नीतीश कुमार के साथ ऑपरेशन लोटस से बड़ा खेल प्लान हुआ लीक। जी हाँ दोस्तों, बिहार में नीतीश की सीएम शपथ के साथ पीएम साहब के चाणक्य जी यानी अमित शाह का गेम बिहार में शुरू हो गया है। इसका पहला रुझान बिहार के मंत्रिमंडल में नीतीश कुमार का गृह विभाग छीनने के रूप में सामने आया है। लेकिन आपको बता दें कि बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि ये तो अभी शुरुआत है। असली गेम साल 2027 में होने जा रहा है और ये गेम ऐसा होगा कि जेडीयू पूरी तरह से साफ हो जाएगी, क्योंकि बीजेपी को हर हाल में बिहार में अपना सीएम चाहिए। जैसे ये खबर सामने आई है, हड़कंप मच गया है। क्यों और कैसे नीतीश कुमार से अचानक गृह विभाग छीन लिया और सिर्फ 4 सीटें कम होने की कैसे इतनी बड़ी कीमत नीतीश कुमार को चुकानी पड़ी, और 2027 का जो प्लान लीक हुआ है वो क्या है, ये सब हम आपको बताने वाले हैं। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि नीतीश कुमार से गृह विभाग छीन लिया गया है। आपको बता दें कि जब साल 1967 में बिहार में पहली बार जब गैर कांग्रेस सरकार आई थी तो मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद के दौर में गृह मंत्रालय रमानंद तिवारी को मिला था। ऐसे में साफ है कि नीतीश के सीएम बनते ही गुजरात लॉबी अपना नैरेटिव सेट करने में लग गई है और शपथ के बाद ही खेल शुरू हो चुका है। चुनाव के बाद जब एनडीए के विधायक दलों की बैठक में यह फैसला लिया गया था कि नीतीश ही सीएम होंगे, तो ये दावा किया जा रहा था कि नीतीश कुमार पीएम साहब और उनके चाणक्य जी को शीशे में उतारने में कामयाब हो गए हैं। और मीडिया में तो यहाँ तक कह दिया गया था कि नीतीश कुमार ने पीएम साहब और उनके चाणक्य जी को घुटने टेकने पर मजबूर किया है। लेकिन शपथ के बाद जब मंत्रिमंडल की लिस्ट सामने आई तो पूरा खेल उल्टा दिखाई दिया। जो नीतीश कुमार एनडीए के विधायक दलों की बैठक में सबसे पावरफुल दिख रहे थे, वो मंत्रिमंडल की लिस्ट आने के बाद बहुत कमजोर, बहुत प्रेशर में और कुछ डरे सहमे दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अंदर खाने की खबर है कि गृह विभाग को लेकर शुक्रवार को लिस्ट आने से पहले काफी उठापटक हो रही है और लिस्ट बनी फिर कैंसिल हुई। राजभवन पहुंचने के बाद भी लिस्ट पर नीतीश कुमार के साइन नहीं थे। देर शाम तक ये सब कुछ खेल चलता रहा, लेकिन बाद में फाइनल वही लिस्ट हुई जो गुजरात लॉबी के इशारे पर बनी थी। दोस्तों आपको बता दें कि गृह मंत्री नीतीश कुमार नहीं है। गृह मंत्रालय नीतीश कुमार के पास खास तौर पर रहता था और यहाँ पर पुलिस और प्रशासन दोनों की शासन में बहुत बड़ी ताकत होती है। अगर गृह मंत्रालय किसी सीएम के पास चला जाए तो ये माना जाता है कि उसकी ताकत कम नहीं, आधे से भी कम हो गई है। और जब सम्राट चौधरी को गृह मंत्रालय मिला है तो कहीं ना कहीं नीतीश की ताकत कम हुई है। आपको बता दें कि राजनीति के सीनियर जर्नलिस्ट को मानना है कि ये सब कुछ अचानक नीतीश कुमार से नहीं लिया गया, बल्कि जब संजय झा और ललन सिंह रातों रात चार्टर प्लान से दिल्ली आए थे तो उसी समय लगभग तय था। लेकिन फाइनल इस पर मुहर नहीं लगी थी, क्योंकि बीजेपी की 4 सीटें ज़्यादा थी। इसीलिए बीजेपी चाहती थी कि उसका अपना सीएम हो और इस डिमांड को बीजेपी ने जेडीयू के नेताओं के साथ हुई बैठक में रखा भी था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अशोक गहलोत ने चुनाव आयोग और भाजपा पर किया तीखा हमला। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा सरकार और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि जिन 272 व्यक्तियों ने राहुल गांधी को पत्र लिखा है उन पर दबाव डाला गया है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पूरा देश जानता है कि चुनाव आयोग पूरी तरह से भाजपा और एनडीए के पक्ष में कार्य कर रहा है। गहलोत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि हरियाणा चुनाव में वोट चोरी के संबंध में राहुल गांधी द्वारा प्रस्तुत तथ्यों पर चुनाव आयोग अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है। भाजपा जो इस बार 272 सांसदों के आंकड़े से दूर रही, उसने 272 लोगों से राहुल गांधी के खिलाफ पत्र लिखवाकर चुनाव आयोग को समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने 30-35 वर्षों तक ब्यूरोक्रेसी, न्यायपालिका या सेना में सेवा दी है, उनकी ओर से ऐसा पत्र लिखना दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा लगता है कि उन पर दबाव डालकर ये पत्र तैयार कराया गया है। पूरा देश जान चुका है कि चुनाव आयोग पूरी तरह से भाजपा और एनडीए के पक्ष में काम कर रहा हो। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। चाहे जो भी कर ले, ना यूपी जीतेंगे और ना ही बंगाल जीत पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर अखिलेश यादव ने जबरदस्त तरीके से बीजेपी को घेरा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शनिवार को चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि आगामी चुनाव को प्रभावित करने के लिए भाजपा और चुनाव आयोग मिलकर सपा के वोट कटवाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव में जहां जहां इंडिया गठबंधन जीता है वहां हर विधानसभा सीट से 50-50 हज़ार वोट काटने की तैयारी है, जिससे कि हम जीतने ना पाएं।
इसके बावजूद ये चाहे जो भी कर लें, ये ना तो यूपी जीतेंगे और ना ही बंगाल जीत पाएंगे। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने इसके लिए अधिकारियों की टीम को लगा दिया है, इसीलिए हमें सावधान रहने की जरूरत है। इनके निशाने पर कन्नौज भी आ गया है और ये भाजपा वाले जीतने के लिए कुछ भी कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कन्नौज के एसडीएम से बातचीत भी सुनवाई। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग उत्तर प्रदेश, बंगाल और तमिलनाडु में एसआईआर में सहयोग नहीं कर रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सीएम बनते ही नीतीश के साथ शिंदे मॉडल की शुरुआत, गृह मंत्रालय छीना, एनडीए में बढ़ी तकरार। जी दोस्तों, बिहार चुनाव के रिजल्ट में जहां विपक्ष की ओर खेला होने के दावे किए जा रहे थे, लेकिन अचानक उसके उलट नीतीश कुमार और जेडीयू के साथ बड़ा खेला हो गया है और पीएम साहब की चाणक्य ने जो रातों रात ललन सिंह और संजय झा को दिल्ली तलब किया था, अब उसका पूरा खेल सामने आ चुका है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार सिर्फ सजावटी सीएम बने हैं, असल पावर बीजेपी के पास है और सारे प्रदेशों की तरह बिहार भी अब दिल्ली से ही चलेगा, क्योंकि जो शाम को विभागों की लिस्ट आई है उसमें नीतीश कुमार झुंझुना उनको पकड़ा दिया है, क्योंकि जितने भी अहम विभाग हैं वो कोई भी नीतीश और जेडीयू के पास नहीं है। ऐसे में चर्चा चल पड़ी है कि 10 बार के सीएम नीतीश कुमार और जेडीयू ने इतना अजीबोगरीब फैसला क्यों मान लिया, या फिर नीतीश अंदर खाने में अभी भी अड़े हुए हैं क्योंकि लिस्ट पर नीतीश के विभाग का नाम नहीं दिख रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार पर ऑपरेशन लोटस का खतरा था या फिर पूरी जेडीयू बीजेपी हो गई है। पूरे मामले पर अब लोगों ने अपनी इस रिपोर्ट में चर्चा लोग करने वाले हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राजस्थान में शिंदे गुट ने बीजेपी को दिया अल्टीमेटम, निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर किया बड़ा फैसला। जी हाँ दोस्तों, एनडीए ने बिहार में भले ही प्रचंड बहुमत हासिल किया हो, लेकिन राजस्थान में उसे शिवसेना के शिंदे गुट ने साफ तौर पर अल्टीमेटम दिया है। शिवसेना शिंदे गुट का कहना है कि राजस्थान में जल्द होने जा रहे नगर निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव में तमाम सीटों पर वो अपने उम्मीदवार उतारेगी। अगर बीजेपी साथ मिलकर चुनाव लड़ती है तो उसे भी कुछ सीटें देती है तो ठीक, वरना पार्टी तमाम सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी और अकेले ही चुनाव लड़ेगी। पार्टी ने कोटा में धर्मांतरण मामले को लेकर भी तीखी प्रतिक्रिया जताई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। रामलीला मैदान में 14 दिसंबर को कांग्रेस की वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली। वेणुगोपाल बोले, लोकतंत्र पर हमला, हम नहीं रहेंगे चुप। जी हाँ दोस्तों, मोदी सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ कांग्रेस ने बड़े स्तर पर प्रदर्शन करने की घोषणा की है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने बताया कि 14 दिसंबर को दोपहर 1:30 बजे से दिल्ली के रामलीला मैदान में वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली आयोजित की जाएगी। इस रैली का उद्देश्य चुनाव व्यवस्था में कथित धांधलियों और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर हो रहे हमले के खिलाफ देश भर में संदेश देना है। के.सी. वेणुगोपाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी और चुनाव आयोग मिलकर चुनाव परिणामों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों को ठेस पहुंच रही है। वेणुगोपाल ने एक्स पोस्ट में लिखा कि वोट चोरी का साया हमारी डेमोक्रेसी पर मंडरा रहा है, जो सबसे बड़ा खतरा है। हमारे संविधान को खत्म करने की इन कोशिशों के खिलाफ पूरे देश में मैसेज देने के लिए कांग्रेस 14 दिसंबर नई दिल्ली के रामलीला मैदान में वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली करेगी। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि हमें भारत के कोने कोने से करोड़ों सिग्नेचर मिले हैं जो बीजेपी भारतीय चुनाव आयोग के गलत तरीके जैसे बोगस वोटर्स को जोड़ने, विरोधी वोटर्स को हटाने और बड़े पैमाने पर वोटर रोल में हेराफेरी करने को गलत ठहराते हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। शाह के साथ मीटिंग, नीतीश ने टेके घुटने, राजनीति से लेंगे क्या संन्यास। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर नीतीश कुमार की राजनीति भाजपा खत्म करने वाली है। एक तरफ अमित शाह के साथ नीतीश कुमार की होटल में मीटिंग हुई है तो दूसरी तरफ खबर सामने आ गई कि नीतीश कुमार ज्यादा दिनों के लिए मुख्यमंत्री नहीं बने हैं, कुछ ही दिनों बाद इस्तीफा दे देंगे। खबर तो यहाँ तक सामने आ रही है कि भले ही 75 साल के होने के बाद मोदी रिटायर नहीं हुए, लेकिन नीतीश कुमार राजनीति से संन्यास लेने वाले हैं। इसकी स्क्रिप्ट किसी और ने नहीं बल्कि गुजरात लॉबी ने तैयार की है, यानी कि भाजपा कुर्सी से बाद में हटाएगी, उससे पहले उनकी राजनीति पर तलवार लटक चुकी है। मोदी के चाणक्य ने दिल्ली दरबार में ऐसी चाणक्य नीति बनाई है कि खुद नीतीश घुटने टेकने को मजबूर हो गए हैं। आपको कैसा लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बिहार चुनाव के नतीजों में बड़ी बेईमानी का दावा, आरजेडी ने किया आंकड़े दिखाकर मचाई सियासी हलचल। जी हाँ दोस्तों, बिहार चुनाव के नतीजों से विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल मायूस है। इसी के साथ तेजस्वी यादव की पार्टी की ओर से लगातार ये आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि नतीजों में घपला किया गया है। इसी क्रम में आरजेडी के एक्स पोस्ट में 3 विधानसभा सीटों पर बैलेट पेपर के आंकड़े जारी कर ये दावा
किया गया है कि विपक्ष को हराने की साजिश के तहत बैलेट पेपर रिजेक्ट किए गए। दरअसल इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में कई सीटें ऐसी रही जहां उम्मीदवारों के बीच कांटे की टक्कर हुई। संदेश के केवल 27 वोट से तो आगियाओं में 95 वोट से महागठबंधन के उम्मीदवार हारे और इसी को लेकर तेजस्वी यादव की आरजेडी दावा कर रही है कि यहां पर पोस्टल बैलेट को जानबूझकर रिजेक्ट किया गया। अगर सभी बैलेट की गिनती की जाती तो इन सीटों पर महागठबंधन के उम्मीदवार का कब्जा होता। राष्ट्रीय जनता दल के एक्स पोस्ट में यह दावा किया गया है कि महागठबंधन को जबरन बेईमानी से कई सीटें हराई गई हैं। उसमें लिखा गया है कि जबरन बेईमानी से हराई गई सीटों के झकझोरने वाले आंकड़े। नवीनगर विधानसभा में 112 वोटों से आरजेडी हारी, 132 पोस्टल बैलेट जो है वो वोट रिजेक्ट हो गए।